हाँ तो चलो बच्चा पार्टी चला जाए। अब सवाल वाल कुछ बता दे बच्चे लोगों को ज़्यादा। भोजपुरी में पढ़ना है बताओ। अगर भोजपुरी में पढ़ना हो तो बताओ, भोजपुरी में पढ़ाएं आज हम। आज मन कर रहा है तुम लोगों को भोजपुरी में बताएं कुछ। तो देखा जाए भैया लोग, आज हम जाते हैं तहजना खातिर फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन बतावे। और ये पूरा हिंदी में बा। थोड़ा थोड़ा कहीं हमरो दिक्कत हुई तो दिक्कत के थोड़ा इग्नोर करिए जा भैया लोग। बतावे के तो हम बतैबे करब कि कैसे कैसे करे के बैग रखे। चलो जा शुरू करत हइयो। शुरू कर दिया जाए ना हो। का हो बताओ, शुरू किया जाए कि ना किया जाए? चलो भोजपुरी में शुरुआत कैले बनी भैया, आशीर्वाद आशीर्वाद बना के रखिए जा। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, तो चलो बातें तो होती रहेंगी आप लोगों से हमारी। तो ये हमारे सामने एक अनसॉल्व पेपर है और इस अनसॉल्व पेपर को आज हम लोग सोल्व करेंगे। अब देख रहे हो इंटरमीडिएट का है ये। सेट 2 लिखा है और ये सेट का नंबर होता है, ठीक है ना। ये हर सेट का अपना अलग अलग नंबर होता है। ये मैक्सिमम मार्क्स है और टाइम देख रहे हो 2 hours 15 मिनट दे रखा है। और ये नोट में दे रखा है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलग से निर्धारित किया गया है। किया जाए, क्या करना। अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर, ए प्रभु आ जाइए, आ गए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। आप लोग ध्यान देना, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। लिखा है कि एक आवेश निकाय में, देखो आवेश निकाय को अपन लोग सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में। निकाय को क्या बोलते हैं? सिस्टम। और आवेश को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एक चार्ज का सिस्टम है जिसमें 2 चार्जेज हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। कुछ दूरी पर है एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है। तो Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल यह परिवर्तित रहेगा। कि अगर इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2, एक चार्ज ये है Q3, ये कहीं दूर से यहाँ लाया गया है। तो इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा उनको ये Q3 इफेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं Q1 और Q2 के बीच में सपोज दैट 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो Q3 को पास में लाने से ये 10 न्यूटन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, इसका सही आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, ये रहा। दूसरा सवाल में हमारे सामने दे रखा है कि किसी तार में 2 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है। धारा का मतलब है साफ साफ कि करंट दे रखा है, टाइम हमारे सामने दे रखा है, पूछा है तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा। सबको पता है कि Q बराबर होता है I इंटू टी। मल्टीप्लाई कर लो भैया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 4 कूलम आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है तीसरा। लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है। ये लिखा है स्टैटिक चार्ज, यानी स्थिर आवेश का मतलब स्टैटिक चार्ज, त्वरित चार्ज, अवमंदित आवेश, एक समान वृत्तीय गति करते हुए आवेश द्वारा। तो इसमें बेटा जो उत्पन्न नहीं करती है वो स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टैटिक चार्ज जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हमारा पहला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें लिखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन संभव नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान दें कि TIR के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन की रे को ट्रेवल करना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ। दूसरी कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो 2 चीज़ें हम लोगों को पता चला कि TIR के लिए ये 2 चीज़ें होनी ही चाहिए, कंपलसरी ही, ये बेसिक है। तो यानी कि डेंसर से रेयर में जाना चाहिए रे को। तो यहाँ देखो लिखा है वायु से जल में। अब वायु तो भाई रेयरर है और ये डेंसर है, तो रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो यही हमारा सही है कि ये नहीं होना चाहिए, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। कब? जब हमारी रे वायु से जल में जाए। तो यही इसका सही मतलब ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तो ये देखो, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, यानी डेंसर से रेरर में रे जा रही है। यहाँ कांच है यानी कि ग्लास है, ये भी डेंसर है। ये वाटर है, ये रेरर है कांच के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ मतलब तीनों ऑप्शन यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं डेंसर टू रेयरर वाले को। और इसमें बोला गया है कि संभव नहीं है। तो कब संभव नहीं होगा? जब वायु से जल में प्रकाश जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक होता है। सबसे पहले मैं बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ कि परावर्तक क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, परावर्तक दूरदर्शी का मतलब है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कौन सा टाइप टेलीस्कोप? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में है ये,
ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में अभिदृश्य का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो लेंस नहीं, ऑब्जेक्टिव। अभिदृश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कैसा होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है तो इसमें जो अभिदृश्यक होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर हमारा सेकंड है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कि किसी धातु सतह से प्रकाश उत्सर्जन करने वाले विकिरण की, सवाल में लिखा है धातु। धातु का मतलब होता है मेटल। धातु का क्या मतलब होता है? मेटल। धातु का मतलब होता है बच्चों मेटल। माफ करना। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करने वाले यानी फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन के लिए, रेडिएशन ये विकिरण है, फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन के लिए आवृत्ति में वृद्धि करने पर, आवृत्ति का मतलब होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करने पर यानी इंक्रीज करने पर क्या होता है। तो साफ साफ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो तो थ्योरी में हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को कि अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये कोई मेटल है और ये हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है, इस पर हमारी ये इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना। अगर इसका अपन लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे निकल रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, गलत जवाब। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, गलत जवाब। तीसरे ऑप्शन में हमारे सामने दे रखा है, अब ध्यान से देखो तो तीसरे ऑप्शन में यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यही हमारा सही आंसर है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यूनिट बी देख रहे हो, यहाँ पे हमारा यूनिट बी आ गया। यूनिट बी में अब चलते हैं कि क्या है भाई खंड व हमारा क्या कह रहा है। चलो, लिखा है कि दूसरे के आपका पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बता देना चाहूँगा, तरंग का मतलब यहाँ पे वेव होता है। तरंग का मतलब बच्चों क्या होता है? वेव होता है। तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है बच्चों वेवलेंथ। तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, मैं वेवलेंथ ना लिख के सिंबल बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाना, ठीक है ना। तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। बढ़ते क्रम तो सबको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और इसमें हमारे पास पहले ना एक दे रखा है रेडियो, एक दे रखा है दृश्य, एक दे रखा है पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, एक सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, ठीक है, और एक एक्सरेज। तो रेडियो तरंगे तो सबको पता है कि रेडियो वेव्स होती हैं। दृश्य का मतलब विजिबल वाली हैं, पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, एक्स मतलब ये। और हमको वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो, ना याद हो, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए। क्या है वो? ये है, देखो बेटा, मैं यहाँ पे ना कुछ ऐसे ब्लॉग बना दे रहा हूँ। अब ब्लॉग बना के ये चीज़ आपको याद भी करा दे रहा हूँ कि आप लोग यहीं से इस चीज़ को याद कर लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये हमारा, मान लो कि ये हमारा विजिबल है। ये हमारा क्या है? विजिबल है। विजिबल का मतलब हो गया कि वॉयलेट से लेके रेड कलर की लाइटें यहाँ तक हैं और ये हमारा विजिबल है। तो वॉयलेट के बगल में हमारा क्या आता है? अल्ट्रा वॉयलेट आता है। अल्ट्रा वॉयलेट के बगल में क्या आता है? माइक्रो आता है। माइक्रो के बगल में क्या आता है? रेडियो आता है, रेडियो वेव, ठीक है बच्चों। अब रेड है तो रेड के इधर बगल में क्या आएगा? इंफ्रारेड। रेड के बगल में इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बगल में क्या आता है? एक्स रेज होती हैं। और एक्स रेज के बगल में हमारे पास क्या होता है? गामा रेज होती हैं, ठीक है, यानी गामा रेडिएशन है। अब यहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, और इस इंड पे वेवलेंथ की बात करें तो मिनिमम होता है। और हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लिखना है। तो इसमें आप सेलेक्ट करो कि सबसे पहले मिनिमम किसका है? रेडियो का है ना। तो जब रेडियो का है तो फटाक से यहाँ आ जाओ, यानी ये हमारा नंबर 1 पे रहेगा, ये नंबर 1 पे रहेगा। उसके बाद रेडियो के बाद माइक्रो है। माइक्रो का मतलब बेटा ये है, ये हमारे नंबर 2 पे रहेगा। माइक्रो के बाद अल्ट्रावायलेट है। अल्ट्रावायलेट ये रहा, ये हमारे तीसरे नंबर पे रहेगा। उसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद हमारी ये विजिबल है, ये दृश्य है। उसके बाद ये यानी कि ये हमारा चौथे नंबर पे रहेगा। और उसके बाद हमारा एक्स यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा 5वें नंबर पे रहेगा एक्स हमारा। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसको लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। तो ये इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे।
अगले सवाल पे चलते हैं। हम आपके सामने ये सवाल है और ये कुछ कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है। देखो, अब देख रहे हो 50 वोल्ट दे रखा है कि 50 वोल्ट को प्रत्यावर्ती वोल्टता का मतलब होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, और ये कलर विजिबल नहीं है तो इस कलर को हटा दिया जाए और इसके अलावा कोई दूसरा रंग का प्रयोग कर लिया जाए। तो भैया आ जाओ, कोई चटकता मटकता बढ़िया सा कलर। ठीक है, ये 50 वोल्ट दे रखा है। अब देख रहे हो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये। ठीक है बेटा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके सामने दे रखी है। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो हमारे सामने एक फ्रीक्वेंसी दे रखा है। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज। 50 ओम प्रतिरोध, आपके सामने ये रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम का। और 2 मिली हेनरी प्रेरकत्व का मतलब होता है कॉइल है, जिसके लिए अरे क्या बोलते हैं एल को इंडक्टेंस उसका दे रखा है एल। ठीक है ना, एल दे रखा है 2.0 मिली हेनरी। परिपथ को देखो हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब लग रहा है। परिपथ को प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए, यानी परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात करना है। ये को पता नहीं कहाँ लिख दिया गया है कि परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात करना है। प्रतिबाधा का मतलब होता है बेटा इम्पीडेंस आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। क्या निकालना है? इम्पीडेंस आपको निकालना है। और इम्पीडेंस को क्या लिखा जाता है? जेड। इम्पीडेंस को क्या लिखा जाता है? जेड लिखा जाता है। तो जेड आपको फाइंड करना है। याद रहे कि इम्पीडेंस यानी आपको क्या निकालना है? जेड फाइंड करना है, जिसमें आर है सर्किट में और एल है। तो एल आर सर्किट के लिए जेड का अगर फार्मूला की बात करें तो जेड का फार्मूला क्या होता है कि एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और दूसरी बात एक्सएल बराबर बात करूं तो ओमेगा एल होता है। एल की वैल्यू आपको दे रखा है बेटा। और ओमेगा बराबर आपको क्या होता है? 2πf। क्या होता है? 2πf। तो फ्रीक्वेंसी देखिए आपके सामने यहाँ दे रखा है। ये आपके सामने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ध्यान देना आप लोग, सोल्व आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, मैं सोल्व नहीं करूँगा। आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50। ठीक है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम, ये आर की वैल्यू दे रखा है। एक्सेल सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ओमेगा एल के फार्मूले से। ओमेगा की वैल्यू 2πf है और एल, ठीक है ना, एल की वैल्यू 2.0 मिली हेनरी है। मिली हटाना है, मिली हटाओगे तो आपको आ जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, ये सबसे पहले आप ओमेगा निकालोगे, ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखोगे, एक्सेल निकलेगा, एक्सेल की वैल्यू यहाँ रखोगे। इसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हिंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए बच्चों क्या दे रखा है कि किसी संधारित्र की एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब है कि कोई संधारित्र का मतलब है बेटा कैपेसिटर। संधारित्र का मतलब है हमारे पास एक कैपेसिटर है, बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है। क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्ति ऊर्जा के बराबर होगी या नहीं होगी? चलो इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं बच्चा पार्टी। ध्यान देना, एकदम बने रहना हमारे साथ, वरना उड़ जाएगा फटाक से। ठीक है, देखो ये हम मान लेते हैं बच्चों एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, ये बैटरी है प्लस माइनस, ठीक है ना, और ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी ये सी। ठीक है, और इस बैटरी से क्या किया जा रहा है? इसको चार्ज किया जा रहा है। अब मान लो कि सबसे पहले बैटरी के लिए वर्क डन निकालने, तो वर्क डन बराबर क्या जाएगा? अगर बैटरी की वोल्टेज हम ले लें V और इसके द्वारा सप्लाइड चार्ज की वैल्यू Q, तो वर्क डन बराबर क्या जाएगा? QV। ठीक है, तो ये बैटरी द्वारा गिवन एनर्जी है। ठीक है ना, बैटरी द्वारा आपूर्ति ऊर्जा, तो बैटरी द्वारा आपूर्ति ऊर्जा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? Q × V। ध्यान रहे, अब इसके पास अगर Q चार्ज अगर आ गया और इसकी कैपेसिटी C है या कैपेसिटेंस C है, तो हम इसका एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी बराबर कैपेसिटेंस का आप लोग पढ़े हो ना, ½ CV²। अब देखिए बेटा, हमारे पास वोल्टेज के टर्म में नहीं लिखा है और ये भी हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है CV। तो क्या करो कि यहाँ से V की वैल्यू उठाओ, Q और C के टर्म में निकालो, तो आपके पास एनर्जी Q और V के टर्म में क्या निकल के आएगा? ½ QV। ठीक है ना, कितना निकल के आएगा? ½ QV। इसका मतलब कि बैटरी के पास हमारे पास कितना एनर्जी है? QV। और इस बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना एनर्जी दिया? ½ QV, आधा ही तो दिया। तो इसका मतलब साफ साफ है कि सवाल में पूछा गया है कि क्या संधारित्र
सॉरी, किसी संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है, क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्ति ऊर्जा के बराबर होगी? नहीं होगी, क्योंकि बैटरी की जो आपूर्ति ऊर्जा है वो क्यूवी है और जो कैपेसिटर की हमारी एनर्जी आ रही है वो हाफ क्यूवी है, तो पहली बात बराबर नहीं होगी। क्या कारण है? कारण आपके सामने है, रीजन आपके सामने है, क्योंकि जब हम बैटरी द्वारा कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो केवल हाफ एनर्जी ही उस पर स्टोर हो पाता है। क्लियर हो गया? अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने बच्चों ये रहा, ये घ, ध्यान से देखो, लिखा है निम्न चित्र में डायोड की अभिनत की प्रकृति बताइए। अभिनत का मतलब होता है फॉरवर्ड बायसिंग, कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है या रिवर्स बायसिंग में है। देखो ये ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग का मतलब ये जो है इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है और ये -8 वोल्ट है, यानी यहाँ का पोटेंशियल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ड्रॉप होने के बाद भी यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है ना। और ये इस तरीके का जो पीएन जंक्शन डायोड है तो ये पी होता है और ये जो डंडी खींची गई है ये एन होता है। अब देखो हम आपको एक बात बता दें कि जब पी और एन जंक्शन डायोड में पी प्लस से कनेक्टेड हो और एन माइनस से कनेक्टेड हो, यानी कि पी हायर पोटेंशियल पे हो और एन लोअर पोटेंशियल पे हो, तो इसे हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है, यानी अग्र अभिनत है, ठीक है। सिमिलरली पीएन जंक्शन में अगर हमारा एन पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और पी हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड हो, यानी कि पी लोअर पोटेंशियल पे चला गया और एन हायर पोटेंशियल पे, तो इसको बोलते हैं कि ये रिवर्स बायसिंग है, ठीक है ना, उत्क्रम अभिनत है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल यानी कि पी का पोटेंशियल हमारा नेगेटिव में है यानी लोअर है और यहाँ का 0 है, तो माइनस के कंपेरेटिवली ये हायर पोटेंशियल हो गया। तो यानी कि यहाँ पे यानी इस जंक्शन पे हमारा लो पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हाई पोटेंशियल है। तो अब उल्टा हो गया ना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो ये रिवर्स बायसिंग हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारा किस में कनेक्टेड है? रिवर्स बायसिंग में। अगर अभिनति की बात करें तो ये कौन सा अभिनति हो गया? उत्क्रम हो गया। कौन सा हो गया? उत्क्रम अभिनति की प्रकृति में कनेक्टेड है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने बच्चों दे रखा है डी कि निकट दृष्टि दोष वाली आंख द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए। निकट दृष्टि दोष को मैं बच्चों को बता देना चाहूँगा, इसको मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। और इसमें आपको याद होना चाहिए कि नज़दीक की ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, यानी कि जो नियर ऑब्जेक्ट है ये आपको क्लियरली सीन होता है और दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। इसका रे डायग्राम आप आराम से किताब से उठा के खोल के भी बना सकते हो, नहीं तो इसके लिए मैं वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको इसका रे डायग्राम प्रॉपर मिल जाएगा। क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, नज़दीक की ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, नियर बाई ऑब्जेक्ट आप देख सकोगे, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकोगे। उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, याद रहे। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। भैया साफ साफ लिख दो, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, ठीक है ना। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए, और इसका किरण आरेख प्रॉपर हम बना के वीडियो में बना चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं। ये सवाल, अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। आपको हिंट मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहें, सोल्यूशन देखते रहें, मज़ा लेते रहें। और भोजपुरी में पढ़ाएं का बता दो, कह दोगे भोजपुरी में पढ़ा देंगे हम, कोनो दिक्कत नहीं है। सॉरी बच्चों, अब आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते इसको। चलो अब ये देखो, ये सवाल है हमारे सामने लिखा है कि कुछ परमाणु नाभिकों की संरचना निम्न प्रकार है, समस्थानिक एवं संभारिक का कारण सहित चयन कीजिए। देखो बच्चों, हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे, समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप। समस्थानिक का मतलब होता है समस्थानिक का क्या मतलब होता है? आइसोटोप्स, ठीक है। और लिखा है संभारिक। संभारिक का मतलब होता है आइसोबार। तो हमें सेलेक्ट करना है, ये हमारे सामने दे रखा है, एक ये 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 दे रखा है। पी प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, एन न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइसोटोप्स में क्या खास बात होती है कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है, यानी कि जेड बराबर होता है। तो जिन जिन एटम्स के एटॉमिक नंबर बराबर होंगे उनको हम समस्थानिक कहेंगे, और जिन जिन एटम्स का संभार मतलब एटॉमिक मास बराबर होगा या मास नंबर बराबर होगा उसे हम संभारिक कहेंगे। अब सबको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, तो भैया सेलेक्ट किया जाए। आप ध्यान से देखना, हमारे साथ बने रहें और आप सोल्यूशन मिलेगा। देखो इसमें आप देख रहे हो, पहले में 8 प्रोटॉन है, यानी ये जेड है। दूसरा ये है 8p + 9n, इसमें भी ये जेड है। अब देख रहे हो कि ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये पहला वाला और ये दूसरा वाला ये क्या है? समस्थानिक हैं, आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना।
अब संभारिक पे चलते हैं, और कोई नहीं। देखो यहाँ 18 पी है, यहाँ 22 पी है, तो केवल यही दोनों बराबर थे, तो ये हमारे दोनों यानी स्टार्टिंग के दोनों समस्थानिक हो जाएंगे। अब लिखा है संभारिक नाभिकों, तो संभारिक का मतलब जिसका मास नंबर बराबर हो। मास नंबर का मतलब होता है कि सम ऑफ यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका सम बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों कितना है 18p + 22 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे 20 + 20 इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे भी यानी यहाँ पे भी मास नंबर 40 आ रहा है और यहाँ पे भी मास नंबर हमारा 40 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है लास्ट के दोनों ये आपस में क्या है संभारिक है, आइसोबार्स है। क्लियर हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत आसान था। लिखा है समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। समविभव पृष्ठ के बारे में आप लोग जानते हो, समविभव को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसे वर्चुअल सरफेस, किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर ऐसे सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी दो विशेषताओं के बारे में बताइए। तो इसकी दो विशेषताओं में अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, पहली विशेषता तो ये है कि एक दूसरे को काटते नहीं हैं, यानी जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे ये एक दूसरे को क्रॉस काटते नहीं हैं, ये इंटरसेप्ट नहीं करते हैं। पहली विशेषता आपको पता चला। दूसरी विशेषता की बात करें कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई दो पॉइंट ले लिए जाए और उन दोनों पॉइंट के बीच में किसी चार्ज को आप मूव कराओ तो उस चार्ज को मूव कराने में किया गया वर्क डन 0 होता है, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से निकलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा 0 हो तो वर्क डन की वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये इसकी एक विशेषता ये है। अब ठीक है ना, तो ये हमने दूसरे नंबर पे रखा। पहले नंबर पे हमने रखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। दूसरी बात हमने आपको बताई कि समविभव पृष्ठ पर लिए गए दो बिंदुओं के बीच अगर किसी आवेश को ले जाया जाता है तो किया गया कार्य शून्य प्राप्त होता है, एक कोई कार्य नहीं किया जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तीसरे का ख। ठीक है बच्चों, तीसरे का ये रहा ख। ठीक है, तो तीसरे के ख में हम आपको लेके चलते हैं। तो भैया आ जाओ। लिखा है E1 E2 विद्युतवाहक बल तथा R1 R2 आंतरिक प्रतिरोध वाली दो बैटरी समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तुल्य बैटरी का विद्युतवाहक बल E तथा प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए। चलो भाई ज्ञात करते हैं। यहाँ तो जगह भी नहीं है बच्चों, जगह नहीं है तो जगह ना होने की वजह से हम आप लोगों को थोड़ा सा दूसरे पेज पे ले चलेंगे इस सवाल के जवाब को समझाने के लिए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल भी जाना नहीं है आप लोगों को। तो आपको दूसरे पे ले चलते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहेंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज छूट जाएगा। तो कहाँ लेके चला जाए भाई? खुला तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। उसको हम चेंज करते हैं। अरे वाह, आ तो गया। तो बच्चों हम आपको लेके चलते हैं एक ब्लैंक पेज पे जहाँ मैं उस सवाल के जवाब को आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है ना, तो यहीं से समझाना शुरू करता हूँ। देखो बेटा, सवाल में हमारे सामने पूछा है कि दो सेल है। ठीक है, तो हम एक सेल ले लेते हैं ये। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, इसका ईएमएफ कितना है बच्चों? E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है एक दूसरा सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। समझना आप लोग, ये कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है ना। अब देखो, मान लिया जाए ये दोनों सेल इस पॉइंट A और इधर से हमने ले लिया इधर पॉइंट B से कनेक्टेड है। ठीक है, अब तो यहाँ से E1 भी अपना एक कोई करंट जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। मान लिया I1 कर रहा है, दूसरा वाला सेल भी कर रहा है, मान लो I2। तो ये दोनों करंट A से मिलके इधर हमको कितना करंट मिलेंगे? I1 प्लस I2। कितना मिलेंगे? I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 को हमने क्या मान लिया? I मान लेते हैं। ठीक है, मान लो, और ये दोनों सेल किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड हैं और उस एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस R है, यानी यहाँ पर आपको करंट कितना मिल रहा है? I मिल रहा है। कितना मिल रहा है? I मिल रहा है। ठीक है ना, और इसमें करंट हमारा कितना जा रहा है? ऊपर वाले में I1, क्योंकि वो I1 ड्रॉ कर रहा था सेल, और ये I2। अब समझिए बात को कि अगर हमको इतना पता है कि ईएमएफ बराबर क्या होता है। ईएमएफ बराबर होता है वोल्टेज प्लस I इंटू आर। ये फार्मूला सब लोगों को पता है। नहीं पता है तो बच्चों याद कर लो कि ईएमएफ बराबर वोल्टेज प्लस IR होता है।
ठीक है ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस फार्मूले से हम करंट का फार्मूला निकालें तो करंट बराबर हमारा क्या आएगा कि E माइनस वी बटे आर, ये आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका यहाँ पे कितना करंट मिल रहा है, आई करंट किसके बराबर है, तो I1 प्लस I2 के बराबर है। I1 की वैल्यू अगर निकाला जाए तो I1 हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, I1 की वैल्यू निकाला जाए तो I1 की वैल्यू। और दूसरी बात एक और मैं बात बता दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होगी कि वोल्टेज सेम रहता है, यानी कि जो बैटरी हमारी E1 है और ये बैटरी जो E2 सॉरी ये सेल जो E1 है और ये सेल E2 है, किस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में कनेक्टेड है। तो वोल्टेज बिटवीन A एंड B मान लिया जाए कि B है, ठीक है ना, तो ये पहले सेल के वोल्टेज और दूसरे सेल के वोल्टेज के बराबर ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, अगर ये चीज़ आप भूल गए तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ आगे की ओर। तो देखो बच्चों, इधर आ जाओ, I बराबर I1 प्लस I2 आ गया। अब I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो E1 माइनस वी अपॉन R1, और I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो E2 माइनस वी अपॉन R2। बिकॉज हमने बता दिया वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट्स वाई वोल्टेज अक्रॉस द सेल, जो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा वो हमारा सेम मिलेगा फॉर बोथ द सेल्स, दैट्स वाई ऐसा हमने वोल्टेज को सेम रखा, ठीक। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो I बराबर हमें क्या मिला, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2। इसी को सोल्व कर लो बच्चों, सोल्व किया जाए तो I बराबर हमारा क्या मिला कि इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो देखो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, V कॉमन ले लो तो आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 आ गया। अब यहाँ से V की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो V हमारा इस तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब V बराबर निकाला जाए तो I EMF को ये तो यहीं रह जाएगा, इसके साथ तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। और ये देखो ये इधर गया है, यानी ये वाला जो है ये इस तरफ आएगा माइनस में, तो माइनस IR, और इसके साथ यानी V के साथ जो भी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर वाला यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी R1 R2 डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आ जाएगा R1 R2, और ये वाला ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब ये वोल्टेज का फार्मूला है। तो अब हम मान लें कि जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है, आप समझो ये जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने है, अगर इस पूरे होल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF E हो और नेट वोल्टेज V हो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। नोट करंट तो हम लोगों ने I ले ही रखा है, I को तो हमने सोल्व भी किया है, तो उस हिसाब से हमारा वोल्टेज बराबर क्या बनेगा, E माइनस I इंटू आर। तो आप देखिए ये जो वैल्यू आपको मिला ये किसका मिला, E इक्विवेलेंट का, किसका मिला, E इक्विवेलेंट का, जो कि हमसे पूछा गया है। और दूसरा पूछा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू, तुल्य प्रतिरोध, तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध है, इसकी जगह पे यहाँ पे ये मिल रहा है वैल्यू, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है बच्चों। तो इंटरनल हम आपके सामने आंसर आ गया कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको मिल गया I हटाना है, I क्यों लिख गया यहाँ पे, ठीक है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको मिल गया R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो यही चीज़ हमसे पूछा गया है उस सवाल में और यही हमारा जवाब है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से नोट कर लेना है, प्रॉपर आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। ये कौन सा सवाल था ये मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये तीसरे का खा, ये थर्ड का खा है, तीसरे का खा था, ठीक है बच्चों। तो तीसरे का खा का आपके सामने ये सॉल्यूशन है जो कि आपके सामने है, मैंने समझाया कि ये पूरा विधिवत तरीका होता है, इससे हमारा ये रिजल्ट निकला और ये रिजल्ट निकला, और ये अरेंज करके मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख रखा है। तो ये आपके राइट आंसर्स हैं, आपको प्रॉपर लिखना है, साफ़ सुथरा लिखना है, मेरे तरह मत लिखने लग जाना तुम लोग, वरना मेरी तरह लिखने लग जाओगे काम हो जाएगा तुम लोगों का। तो यहाँ तक हम लोग आ गए, अब हम चलते हैं आपको लेके अगले सवाल की तरफ। हम देख रहे हैं वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए,
फिर भी अब एक बचा है इसमें, तो इसको भी समझा दें, बाकी और अगले में समझाया जाएगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको समझाते हैं, हमारा काम है समझाना। तो चलो बच्चों लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अब हमारे पास अगला सवाल है इसी सीक्वेंस का, तीसरे का ये अगला सवाल ये है, जिसमें लिखा है हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में है। तृतीय उत्तेजित अवस्था है, एक्साइटेड स्टेट है। उत्तेजित अवस्था का मतलब एक्साइटेड स्टेट में है। अनंततः यह सामान्य अवस्था में लौटता है। तो उत्सर्जित होने वाले सभी संभावित वर्ण रेखाओं को चित्रित कीजिए, यानी कितने टाइप के हमारी इसमें से इमिशन पॉसिबल होगा वो हमें बतानी है, इनकी संख्या भी बतानी है। चलो एक चीज़ तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो हाइड्रोजन एटम है का एक इलेक्ट्रॉन जो है किस स्टेट में, तृतीय यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। तो मैं आपको इसके सॉल्यूशन के लिए दूसरे पृष्ठ पे ले जाना चाहूँगा ताकि हम आपको इसका सॉल्यूशन समझा सकूँ। जगह है कि नहीं, कहीं है भैया, नहीं जगह है, कोई बात नहीं, नहीं जगह है तो हमें जगह बनाना पड़ेगा, और जगह बनाया जाएगा, बिना जगह के कुछ पॉसिबल है नहीं, ठीक है बच्चों। तो जगह बनाया जा रहा है, आप लोग हमारे साथ बने रहें इसके आंसर्स के लिए। तो जगह हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं लिखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, तो हमारे पास वाइट पेपर तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, जहाँ पे हम आपको समझा सकें कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और बड़ा आसान है, कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। तो तीसरे एक्साइटेड स्टेट कौन सा है ये हम आपको ले चलते हैं, स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है, तीसरा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। तो एनर्जी का फार्मूला En बराबर क्या होता है, माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है। अब देखो हम लोग लाइन ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, मैं खींच दे रहा हूँ, ठीक। ये बेटा ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ध्यान दें, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ये हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, यानी n बराबर 4। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कितनी सारी प्रोसीजर, कितनी लाइंस बन सकती हैं, ये हम आपको बता दें। तो बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है। देखो एक तो चौथे से डायरेक्ट तीसरे में आ सकता है, एक चौथे से डायरेक्ट दूसरे में आ सकता है, एक चौथे से डायरेक्ट पहले में आ सकता है। तीन हमें यहाँ पे मिल गया। ये क्या कर सकता है, चौथे से डायरेक्ट तीसरे में, चौथे से डायरेक्ट दूसरे में, चौथे से डायरेक्ट पहले में आ सकता है। तो तीन यहाँ पे मिल गई। एक और चीज़ कि जो मान लो चौथे से तीसरे में आया है, तो तीसरे से वो कहाँ पे आएगा, दूसरे में आएगा। अब फिर और एक तरीका ये भी हो सकता है कि तीसरे से वो डायरेक्ट जम करके पहले में आ जाए। तो आपको दो वैल्यू यहाँ पे मिला, आपको दो वैल्यू यहाँ पे मिला, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दो वैल्यू यहाँ पे मिला। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है यहीं पे कि जो तीसरे से दूसरे में आया है वो दूसरे से पहले में भी तो आ सकता है। तो एक यहाँ से ये आ सकता है, तो एक यहाँ पे केवल बनेगा। तो टोटल हमें कितने लाइंस मिल जाएंगी, 6, 3 2 5 और 1 6। तो जैसा हमारा सवाल है, जैसा कि आप सवाल में देख पा रहे हो बच्चों, हमारे साथ आपको बने रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कि इसमें पूछा गया है कि इनकी संख्या का भी उल्लेख कीजिए, इनकी संख्या का भी उल्लेख करना है कि जितनी उत्सर्जन होने वाली संभावित वर्ण रेखाएं हैं कितनी होंगी। तो संख्या हमने आप लोगों को बता दी, संख्या हमने आप लोगों को दिखा दिया। तो समझना है कि कैसे कैसे हो रहा है, इस चीज़ को आपको बड़े अच्छे से समझना है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने एक्सप्लेन बड़े अच्छे से कर रखा है ना, कि ये होता है, ये n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट है, ये पहला एक्साइटेड स्टेट है, ये दूसरा एक्साइटेड स्टेट है, ये तीसरा एक्साइटेड स्टेट है। और तीसरा एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 4 में है। तो n बराबर 4 में से वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कितनी लाइनें हमारी बन जा रही हैं, 3 2 5 और 1 6। तरीका बताया कि चौथे से तीसरे में आ सकता है,
ठीक है ना। n बराबर 4 से n बराबर 3 में, n बराबर 4 से n बराबर 2 में और n बराबर 4 से n बराबर 1 में। तो 3 ये हो गई, यहाँ पे 3 आपको दिख रही हैं, ये 3 है। उसके बाद ये समझो कि जो n बराबर 4 से तीसरे में आया है वो यहाँ से तीसरे से दूसरे में आएगा और फिर तीसरे से डायरेक्ट पहले में भी आ सकता है। तो 2 ये हो गई। अब समझो कि जो दूसरे में आ चुका है वो एक बार क्या करेगा, पहले में आएगा। तो 1 ये हो गया। तो टोटल कितनी होगी, 3 2 5 और 1 6। तो टोटल हमारी बना रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है बच्चों। इसके बाद एक सवाल और हम आपको चलो बता ही देते हैं, ये लास्ट है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जब वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि इतना मेहनत किया जाए और बच्चे देखें ना, क्योंकि मेहनत बर्बाद हो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ना। आप लोग मेहनत करो, आप लोग आंसर शीट में अच्छे से लिख के आओ और एग्जामिनर अगर आपके मार्क्स काट दे उस सही आंसर्स के लिए आपको कितना हर्ट होगा आप ही समझते हो। तो सेम में टीचर्स बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ। तो अगर हम लोग वीडियो बनाएं और आप लोग पूरा ना देखो तो इधर ना मतलब समझ लो क्या होता है, बड़ी तकलीफ होती है यार। तो देखा करो तुम लोग, ठीक है, देखोगे अच्छे से मेहनत किया जाएगा, आप लोगों के लिए ही मेहनत होता है, बाकी तो आप समझदार। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को समान विभव पर त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है। समान विभव मतलब सेम पोटेंशियल से। तो किसका संवेग कम और संबद्ध यानी एसोसिएटेड डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। आपको देख रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि वेवलेंथ जो होता है बेटा वो मास के रूट अंडर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ अधिक होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहीं पे सिंपली आप ध्यान देना बच्चों कि मास की अगर बात करें, ये हमारे सामने देख पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। आप लोगों को पता होना चाहिए किसका मास अधिक होता है। किसका मास अधिक होता है कि एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का मास अधिक होता है, प्रोटॉन का मास अधिक होता है। यानी कि प्रोटॉन का अगर मास अधिक है तो इसका मतलब इसका जो वेवलेंथ होगा, क्योंकि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रूट अंडर, ठीक है, तो वेवलेंथ यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा प्रोटॉन और ये मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो है वेवलेंथ ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का वेवलेंथ कम होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे हम आपको लेके चलते हैं। इसी में एक और पार्ट सवाल में पूछा गया है। इसी में अगला सवाल क्या पूछा गया है कि मोमेंटम वाला रिलेशन भी बताओ। तो हमने कहा जो वेवलेंथ और मोमेंटम की बात है बेटा, तो मोमेंटम ऐसे होता है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम कम होगा। तो यानी कि मोमेंटम की बात करें प्रोटॉन है ये, मोमेंटम की बात करें इलेक्ट्रॉन है ये, तो फिर भाई मोमेंटम हमारा प्रोटॉन का ही अधिक होगा। ठीक है ना, प्रोटॉन का मोमेंटम अधिक होगा। और ऐसे भी कह सकते हो कि इसका मास अधिक है इसलिए इसका मोमेंटम अधिक होगा, मास इसका कम है इसलिए इसका मोमेंटम कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इतने सवाल सोल्व कर लिए। वेवलेंथ आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ अधिक होगा, प्रोटॉन का वेवलेंथ कम होगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने रिलेशन लिख रखा है। अगला सवाल पे चलते हैं सीधा। इसी का और पार्ट दे रखा है कि वेवलेंथ दे रखा है, फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में का कौन में पूछ लो, तुम पूछना ही तो है। अब देखो बच्चों, एनर्जी की बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है, hc/λ। ठीक है ना, लेमडा आपको दे रखा है। तो ये जब निकालोगे तो जूल में निकलेगा, ये निकालोगे तो जूल में। और आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू से डिवीजन लगा दो। इस वैल्यू से यहाँ डिवीजन लगा देना कि इसमें वैल्यू रख के सोल्व करना है। h पता है प्लांक कांस्टेंट है, c पता है स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा दे रखा है आपके सामने सवाल में, सोल्व करना है। जो वैल्यू आएगा उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जो आगे के जो सवाल हमारे बच जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, यानी ये जो भी यूनिट है इस यूनिट से, तो इस यूनिट से नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 इसका बनाएंगे। कल अपलोड, आज तो नहीं, कल उसको भी बना देंगे, कल अपलोड करते हैं उसको। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसी का सेकेंड पार्ट लेके। तब तक के लिए आप लोग आशीर्वाद दें, आशीर्वाद, और हमारा भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।